नमस्कार दोस्तों। पिछले चैप्टर में हमने बात की थी भारतीय संविधान क्या है, इसका स्वरूप क्या है और यह कैसे बना इत्यादि के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे जो भारतीय संविधान में हमें अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में कि वो अधिकार क्या हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है और उन अधिकारों की जो व्याख्या है और सुरक्षा उनमें न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है या रही है और मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, इसके बारे में हम आज डिटेल चर्चा करेंगे। तो पहले समझते हैं कि अधिकारों का महत्व क्या है। तो दोस्तों, एक केस स्टडी के माध्यम से यहाँ बताया गया है कि 1982 के एशियाई खेलों में फ्लाईओवर और स्टेडियम निर्माण का कार्य चल रहा था। तो वहाँ गवर्नमेंट ने कुछ एम्प्लॉय भर्ती किए। तो दोस्तों, वहाँ जो गरीब मिस्त्री और मजदूरों को भर्ती किए गए थे, तो उन मजदूरों में कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई थी और उस दयनीय स्थिति में भी काम कराया गया। जब मजदूरी देने की बात आई तो उन्हें मजदूरी कम दी गई। तो दोस्तों, वहाँ एक वैज्ञानिकों की टीम गई और उन्होंने रिसर्च किया तो पाया कि उनको मजदूरी कम दी गई। तो दोस्तों, यहाँ ये समझना ज़रूरी है जो न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना क्या है, एक तरह से बेकार है, यानी इसको हम बोलते हैं बंधुआ मजदूरी। तो नागरिकों को प्राप्त जो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ एक तरह से। तो दोस्तों, ये क्या है, बंधुआ मजदूरी एक तरह से शोषण के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। और भारतीय संविधान में आर्टिकल 23 से 24 में लिखा है कि ये शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हमें प्रदान किए गए, अगर यदि आपको एक मजदूरी से कम मजदूरी दी जा रही है, जो तयशुदा मजदूरी है उससे कम मजदूरी आपको दी जा रही है, वो क्या एक तरह से बेगार है या बंधुआ मजदूरी है, तो वो क्या है, मौलिक अधिकार का एक उल्लंघन है। कौन सा मौलिक अधिकार यहाँ लागू हो रहा है? शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। तो वहाँ जुडिशरी ने यानी न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया, मतलब रिसर्च जो टीम थी उसने पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया और सरकार को फिर निर्देश दिया कि वह इन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाए। तो यानी दोस्तों, इसका पूरा निष्कर्ष ये था कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आर्टिकल 23 से 24 में चर्चा की गई है। तो किसी को मजदूरी से कम मजदूरी देना वो क्या है, एक तरह से बेगार या बंधुआ मजदूरी है। तो अधिकार का महत्व यहाँ पे इस केस स्टडी के माध्यम से समझाया गया। आइए दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि अधिकारों के घोषणा पत्र के बारे में हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। अधिकारों और उपयुक्त दोनों उदाहरणों से अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने का महत्व पता चलता है। यानी ये कह रहे हैं कि जो मैंने आपको अभी उदाहरण बताया उससे अधिकारों के महत्व के बारे में पता चलता है। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। मतलब ये बात कर रहे हैं कि जो जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ लोगों के अधिकारों के बारे में बात की गई है और उन्हें एक सूचीबद्ध यानी संविधान में लिस्टेड कर दिया जाता है, इंडिकेट कर दिया जाता है। प्रजातंत्र में भी यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं या जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देती है। तो दोस्तों, इसमें मेनली यहाँ याद रखना है कि अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में लोगों के अधिकारों के बारे में बात की जाती है, यानी लोगों के अधिकार संविधान में मेंशन किए जाते हैं। आइए आगे देखते हैं, संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है। ये क्वेश्चन उठता है कि प्रोटेक्ट किससे करता है। तो यहाँ नागरिकों के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है या गवर्नमेंट से भी तो खतरा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है और यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग जैसे कि विधायिका मैंने बताया था, इसको संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और नौकरशाही यानी ये सिविल सर्विस और या जुडिशरी अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन भी कर सकते हैं। यानी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है ये भी तो व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं यानी उल्लंघन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 32
दिया गया है, जो अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। वो अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, पिटीशन दायर करवा सकते हैं। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों की बात की गई है दोस्तों, उसके बारे में हम कुछ फैक्ट जानते हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इनके बारे में जो बात की है भाग 3 में बात की गई है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। और ये दोस्तों इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान यानी अधिकार से ये जो मौलिक अधिकार है हमने कहाँ से लिए हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो हम सीधे आंसर देंगे ये अमेरिका से हमने फॉलो किए हैं। तो इनका मेन उद्देश्य क्या होता है? इनका मेन उद्देश्य होता है कानून की सरकार बनाना, न कि व्यक्तियों की सरकार बनाना। और ये दोस्तों हर व्यक्ति के विकास में, जैसे कि भौतिक, बौद्धिक और नैतिक और आध्यात्मिक इत्यादि में बहुत ज़रूरी भी है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलनों के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा था। जी हाँ, बिल्कुल समझा था। और मांग की थी कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। 1928 में यानी 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति यानी इसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट ने अधिकारों को एक घोषणा पत्र की मांग उठाई। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू समिति के माध्यम से इन अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग उठाई गई थी। अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने और उन्हें सुरक्षित करने पर सभी की राय एक ही थी। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध भी किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध यानी लिस्टेड भी किया गया है। और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रोविजंस भी हैं यानी विशेष प्रावधान भी बनाए गए हैं। और वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। यानी सरकार भी अगर उनका उल्लंघन करती है तो हम न्यायपालिका यानी जुडिशरी में जा सकते हैं। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। कैसे? कि जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। अब दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों का गारंटर कौन है? तो संविधान या स्वयं मौलिक अधिकारों का गारंटर है। और सामान्य अधिकारों को क्या करती है? संसद कानून बनाकर क्या कर सकती है? परिवर्तित कर सकती है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए क्या होना चाहिए? संविधान संशोधन। मैंने दोस्तों पिछले तीसरे लेक्चर में शायद आपको बताया था कि संविधान संशोधन आर्टिकल 368 यानी 368 के माध्यम से किया जाता है। तो मौलिक अधिकारों में यह चेंजेस लाने हैं तो क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार को कोई भी जो अंग है यानी कोई भी बॉडी है मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। तो जैसा कि हम सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों को हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। यानी यहाँ ये कह रहे हैं कि यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है यानी उनका हनन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? न्यायपालिका के पास इनकी इसका उत्तरदायित्व, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? न्यायपालिका के पास। वहाँ पिटीशन दायर करेंगे और हम बताएंगे कि जी हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन या हनन हुआ है। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था कि शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 23 से 24 में वर्णित है। तो वहाँ पे कम मजदूरी देना तो एक तरह से बेकार है, बंधुआ मजदूरी है। तो ये हमारा क्या था? फंडामेंटल राइट्स था। विधायिका या कार्यपालिका के किसी भी कार्य निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो भी हम न्यायपालिका जा सकते हैं। तो न्यायपालिका क्या करती है? उन्हें आर्टिकल 13 के माध्यम से उसे क्या करती है? अवैध घोषित कर सकती है यानी शून्य घोषित कर सकती है। लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। यानी जो मौलिक अधिकार हैं निरंकुश या असीमित, यानी निरंकुश या असीमित का यह मतलब ये है दोस्तों, ये लाइन यूपीएससी में यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन यहाँ से कि क्या ये मौलिक अधिकार असीमित हैं? जी नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें चेंजेस
अमेंडमेंट किया जा सकता है, यानी इनको कम किया जा सकता है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो मैंने बताया था कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की है, आर्टिकल 12 से 35 तक। दोस्तों भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी भाग 3 है। भाग 3 में क्या मौलिक अधिकारों को क्या संज्ञा दी गई है? भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। दोस्तों ये न्यायोचित हैं। न्यायोचित कैसे हैं? इसका मतलब ये है कि सीधा ये है कि जुडिशरी यानी न्यायपालिका हम जा सकते हैं, इसका हनन होता है तो। और यहाँ मैंने नीचे आपको बताया था कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, इसके बारे में पूछा गया था। यहाँ पे मौलिक अधिकार, ये रहा मौलिक अधिकार तथा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। तो दोस्तों मेन जो अंतर है, मेनली जो अंतर है, जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या है? न्यायोचित, जस्टिबल। और जो डीपीएसपी हैं वो नॉन जस्टिबल हैं, यानी कि उन्हें लागू नहीं कराया जा सकता, यानी हम न्यायपालिका में नहीं जा सकते, लेकिन मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए हम न्यायपालिका जा सकते हैं। तो दोस्तों जो मेन डिफरेंस था ये था, और जो अंतर होंगे हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ याद रखना है कि ये जस्टिबल हैं, न्यायोचित हैं। और ये मौलिक अधिकार का मतलब ये राजनीतिक यानी पॉलिटिकल लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। यानी ये मौलिक अधिकारों का जो तात्पर्य है, मतलब है राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से। ये जो क्या करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं। कौन से? ये मौलिक अधिकार पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ये प्रमोट करते हैं। ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन पर ये तानाशाही को मर्यादित करते हैं। यानी जो लेजिस्लेचर है, जो राज्य सरकार है, यदि कोई ऐसा कानून पारित करती है तो या मौलिक अधिकारों का, जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं, पिटीशन दायर कर सकते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था। तो क्या करते हैं, ये मर्यादित करते हैं तानाशाही को, कि जो लेजिस्लेचर है, जो विधानमंडल है, कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जिससे कि मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। आइए हम बात करते हैं कि मूल रूप से जो हमारे मौलिक अधिकार थे, जो मूल अधिकार थे, वो 7 थे। दोस्तों 1978 में हमने 44 अमेंडमेंट लाया, संविधान संशोधन अधिनियम, और उसमें हमने चेंजेस लाए। यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकालकर हमने क्या किया, इसको हमने लीगल राइट यानी वैधानिक अधिकार बना दिया, और भाग 12 और अनुच्छेद 300 क में से डाल दिया। तो अभी यह देखा जाए तो मूल रूप से 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें समता का अधिकार 14 से 18 में अनुच्छेद चर्चा की गई है। अनुच्छेद 14 से 18 में स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 में चर्चा की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे कि मैंने आप एग्जाम्पल से माध्यम से बताया था, 23 से 24 आर्टिकल में चर्चा की गई है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में चर्चा की गई है। संस्कृति यानी कल्चर और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसके बारे में आर्टिकल 29 से 30 में बात की गई है। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में बात की गई है, लेकिन अभी आर्टिकल 300A में वर्णित है। और जो लास्ट अधिकार है, जो अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी किसी भी मौलिक अधिकार का यदि उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के माध्यम से जा सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम विस्तार से बात करेंगे कि समता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, इत्यादि के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। तो नमस्कार दोस्तों।